हाँ तो बच्चों देखो, ये क्लास 10 के सिविक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म में ही नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। ठीक है, तो इसमें तुम देखो कि वहाँ तुमको मैंने बताया था कि दिस सिस्टम है ना, हैव मोर देन वन लेयर ऑफ द गवर्नमेंट इन नॉन एज ए फेडरल सिस्टम। तो भारत में तुमको पता होना चाहिए कि हमारे संवैधानिक प्रावधानों के अकॉर्डिंगली ही कॉन्स्टिट्यूशन द ओरिजिनली प्रोवाइड द टू टीयर ऑफ द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। दो सरकारें बनाने की बात वहाँ पर की गई थी। एक यूनियन होगा हमारा गवर्नमेंट, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और दूसरा हमारा स्टेट गवर्नमेंट होगा। ठीक है, और बाद में चूँकि महात्मा गांधी का एक ड्रीम था कि स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट किया जाए, तो 1993 में 1993 में एक संवैधानिक संशोधन हुआ था हमारा, जिसमें 24 अप्रैल 1993 को ये इम्प्लीमेंट पूरे देश में किया गया था कि देश के हर एक कोने में, है ना, देश के हर एक कोने में एक तीसरे लेयर की सरकार होगी, जो थर्ड लेयर ऑफ द गवर्नमेंट हमारी होगी, जिसको हम लोग लोकल बॉडी कहते हैं। तो उसका प्रतिनिधित्व तो हमारा बहुत ज़्यादा संख्या में होता है, और ये कहीं ना कहीं उसकी प्रासंगिकता को भी ना ज़्यादा प्रमाणित करता है, जिसमें वो डिफिनीसन था कि जनतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा ही संचालित सरकार है, यानी कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो अब हम लोग तो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें हम जो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं तो उसकी संख्या काफ़ी सीमित होती है। जैसे तुम देख सकते हो, पटना की ही अगर हम बात ले लें तो पटना का जो हमारा अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के में प्रतिनिधियों की बात करें तो यहाँ से मात्र 2 सांसदों का चुनाव होता है, एक पटना शहरी क्षेत्र से, एक पटना ग्रामीण क्षेत्र से। वही अगर लेजिस्लेचर की बातें की जाएगी तो 13-14 हमारे लेजिस्लेचर हो जाते हैं इसी पटना डिस्ट्रिक्ट में, है ना। लेकिन अगर हम थर्ड लेयर की बातें करेंगे तो तुम देख सकते हो कि चूंकि पटना शहरी क्षेत्र में अलग है, ग्रामीण क्षेत्र में अलग है, तो शहरी क्षेत्र में नगर निगम काम करता है, तो पटना नगर निगम में अकेले हमारे 72 वार्ड काउंसलर्स हैं। तो अब इसके अंदाज़ा तुम लगा सकते हो। और गांव में अगर थर्ड लेयर की सरकार, वहाँ पर भी जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की अगर बातें होगी तो वहाँ भी नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की संख्या हमारी बढ़ेगी। तो महात्मा गांधी ने यही कहा था कि जब मैक्सिमम लोगों के हाथों में अधिकार क्षेत्र होगा तब हम डेमोक्रेटिकल जो हमारे राइट्स हैं, डेमोक्रेटिकल जो हमारे रूलिंग एक्शन है, ये ज़्यादा प्रभावी और कारगर होगा, और हर एक व्यक्ति जो होगा लोकतंत्र का हमारा हिस्सा बना रहेगा। तो ये 1993 में हमारा आया था, जिससे के बाद से उस थर्ड लेयर को ना हमारा मान्यता मिली, और इसीलिए 24 अप्रैल को पूरे भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जो पिछले दिन हमने तुमको विश भी किया था कि तुम अपने घर में इन चीज़ों को ना स्टडी वगैरह करना। तो देखो यहाँ पर है क्या कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, ये राज्य और केंद्रों के बीच में ना शक्तियों का विभाजन कर देता है, पावर्स का एक्चुअल डिवीजन कर देता है। चूँकि कुछ ऐसे पावर हैं जो यूनियन लिस्ट का मैटर होता है हमारा, वो केवल यूनियन जो गवर्नमेंट हमारी होती है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे इसमें देखो, डिफेंस ऑफ द कंट्री, देश की रक्षा और सुरक्षा की जो बातें हमारी होती है, तो ये जैसे तुम लोग देखोगे कि केंद्र में हमारे रक्षा मंत्री होते हैं, बट राज्य में रक्षा मंत्रालय का कोई पद नहीं हमारा होता है, क्योंकि राज्य कोई अलग विषय ही नहीं है इसमें, ये देश का एक सबऑर्डिनेट यूनिट है, सहयोग करती है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। फॉरेन अफेयर्स हमारा विदेश के अन्य देशों के साथ में कैसा संपर्क होगा, कैसा संबंध होगा। बैंकिंग हो गया, जो देश में देखो डिमोनेटाइजेशन का फैसला हमारे केंद्र की एक बार सरकार ने लिया, पूरे देश को मानना पड़ा हमारा। कम्युनिकेशन जो हो गया, दूरसंचार वगैरह का भी हमारा, या करेंसी जो अभी जस्ट मैंने चर्चा किया, दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीडेड द यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ दिस मैटर थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में एक समान कानून का होना बहुत ज़रूरी है, इससे तमाम चीज़ें जो है हमारी यूनियन गवर्नमेंट के सब्जेक्ट का विषय हमारा होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा स्टेट लिस्ट।
अब उसमें जैसे कि लोकल इंपॉर्टेंस वाली चीज़ों को ना प्रमोट किया जाता है, उसका प्रायोरिटी दी जाती है, जिसमें पुलिस हो गया हमारा, बिहार पुलिस अलग है, उत्तर प्रदेश पुलिस अलग है। ट्रेड हो गया, व्यापार और व्यवसाय किस प्रकार के होंगे, उसमें कुछ हमारे जियोग्राफिकल लोकेशन का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार की इंडस्ट्री वगैरह रन करती है। जब मान लो कि प्राइमरी सेक्टर्स वाले क्षेत्र वहाँ ज़्यादा हैं, एग्रीकल्चरल बेस्ड वहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म होते हैं, तो वहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स की कंपनी होगा। जहाँ पर सेकेंडरी रॉ मटेरियल्स वगैरह इस तरीके का होगा हमारा। अब जैसे झारखंड में जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो बिहार से बिल्कुल अलग है, केरला का अलग है, वहाँ मसालों के लिए जाना जाता है। झारखंड मिनरल्स एंड माइंस वगैरह के लिए जाना जाता है हमारा। बिहार है एग्रो प्रोडक्ट दे सकता है हमारा। तो एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, सिंचाई के साधनों का स्टेट गवर्नमेंट को, और भी सारे इसमें बहुत सारे मैटर इसमें ऐड किया गया है। इसके बाद में कंकरेंट लिस्ट होता है। तो कंकरेंट लिस्ट का मतलब हो गया हमारा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में होता क्या है कि एक ऐसा इशू जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हमारा होता है। द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट। अब जैसे तुम देखो, स्वास्थ्य मंत्रालय ही स्वास्थ्य की ही बात करें तो स्वास्थ्य तो एक ऐसा विषय है हेल्थ का, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसकी जितनी मॉनिटरिंग करो कम से कम है। मैं ज़्यादा बल भी देता हूँ शिक्षा और स्वास्थ्य पर, दो चीज़ों पर, तो दोनों पर मैं बात करूँगा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर। तो जैसे मान लो कि अभी कोरोना ही फैला हुआ है, तो कोरोना फैला हुआ है तो कोरोना के साथ साथ में तो हर एक क्षेत्र में अलग अलग भी तो बीमारियां पनपी हुई है। हमारे बिहार में तो जापानी इंसेफ्लाइटिस और जो ये एक्यूट जो ये एईएस वाला मैटर रन कर रहा है, तो कहीं स्वाइन फ्लू फैला हुआ है। तो ये हेल्थ का जो इशूज़ है हमारा, एक सरकार से ज़्यादा अगर मॉनिटरिंग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारा। तो केंद्र की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इन तमाम चीज़ों पर काम कर रही है, राज्य की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इस पर अलग ढंग से काम करती है। शिक्षा में भी यही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और तमाम प्रकार की जो केंद्रीय बोर्ड हमारे होते हैं उसको रन करने के लिए एक हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी सेंट्रल गवर्नमेंट है। और राज्यों की में हमारे बिहार सरकार का अपना एक बीएससीबी अन्य तमाम प्रकार के जो अपना सिस्टम है। तो ये शिक्षा एक ऐसा विषय है कि उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है तो एक से ज़्यादा सरकारें करें तो ज़्यादा अच्छा होता है हमारा। इसीलिए शिक्षा और स्वास्थ्य को ना प्रमोशन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए हमारी एक से ज़्यादा सरकारों को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। तो ऐसे ही मैटर को ना हमारा ये कंकरेंट लिस्ट में डाला जाता है। तो हमने बड़े स्तर पर चर्चा की जिसमें देखो सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गया, मैरिज हो गया एंड एडॉप्शन, ये एंड सक्सेशन। उत्तराधिकार का भी कानून हमारा होता है। अब उसमें हमारे देश में बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि अगर हम मैरिज एंड सक्सेशन की बातें करें तो इसमें क्या होता है कि वो 3 तलाक के मैटर वाले जो कंडीशन था पर्सनल लॉ बोर्ड का, या तुम्हारा ये पॉलीगेमी है जो मुसलमानों में, हमारे हिंदुओं में भी था। महिलाओं को बहुत विशेष अधिकार नहीं मिले हुए थे जिसमें वीडियो रीमैरिज की बातें होती है। इसके बाद में तुम्हारा ये हमारे हिंदू महिलाओं में पॉलीगेमी तो नहीं, कम ही है, लगभग ना के बराबर हमारा है, लेकिन बहुत सारे अधिकारों के लिए महिलाएं अभी भी हमारी वंचित हैं। तो एक डिस्पोजन। इसके बाद में सक्सेशन में तो एक सबसे बड़ा था तुम्हारा उत्तराधिकार का कानून था, जिसमें महिलाओं को पहले उत्तराधिकार मिलता ही नहीं था। तो हर एक जैसे तुम्हारा वो क्रिश्चियन का है, लिव इन जैसा होता है उनका। तो ये सब कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो रीजन के बेस पर भी हमारा आधारित होता है। तो उन तमाम मैटर को ना कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है, इंडियन और जो दोनों मिलकर के इस पर हमारे काम कर सकते हैं। अब इसमें कुछ कह रहा है कि मान लो कि कोई नए सब्जेक्ट ऐड होते हैं तो उसका क्या किया जाएगा। तो एब्वियसली जो नए सब्जेक्ट होंगे जब तक उसका एक्चुअल डिवीज़न हमारा ना हो जाए तब तक एब्वियसली वो सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय हमारा होगा। इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है कि 90-91 में पूरे देश में ज़्यादा ये हुआ था। उस समय से तुम्हारा आईटी जो है उसी के पास में ये इंडियन गवर्नमेंट के पास में ही सुरक्षित है। तो ये तीनों जो लिस्ट हमारे हैं ना, ये सबके अधिकार क्षेत्रों को बात करता है और सभी के अधिकार क्षेत्र मतलब अलग अलग है ना। और जैसा कि मैंने तुम लोग को कल भेजा भी था पिक्चर एक, उसमें तुमको बताया गया था कि संघ सूची में वर्तमान में तुम्हारे 100 विषय हैं जो आज़ादी के समय में कम हुआ करता था।
राज्य सूची में भी वही है, 61 था जो 66 हो चुका है। और समवर्ती सूची में भी हमारा बढ़ा है, 52 विषय था उसको घटा करके 47 कर दिया गया है ना। और उसमें राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, इस सब आदि को ना वहाँ से हटा दिया गया है ना। और ये सब मैटर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के विषय में चला गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है कि हमारे भारतीय संविधान में भी एक स्पेशल जिक्र किया जाता है, जिसमें तुम लोगों ने वहाँ पर देखा भी था कि भारतीय संविधान अपने अधिकारों का प्रयोग करके किसी खास स्टेट को ना स्पेशल कैटेगरी में भी शामिल कर सकता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर वाला मैटर। हालांकि अब ये इतिहास बन चुका है, तो आर्टिकल जो 370 था वो डिजॉल्व हो चुका है, और अब जम्मू एंड कश्मीर हमारा भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, ठीक है ना। तो ये 370 के आर्टिकल के प्रावधानों के अकॉर्डिंगली, 39A के अकॉर्डिंगली इसको एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था, जहाँ पर बहुत सारी लिमिटेशंस थे, जिसमें वहाँ के नागरिकों के अलावा बाहर के व्यक्ति कोई भी बिना सरकार के परमिशन का ज़मीन वगैरह नहीं खरीद सकता था। फिर इसी तरीके से तुम्हारा मैरिज एंड सक्सेशन को लेकर के तमाम प्रकार की ऐसी बातें हो रही थी। बट अभी वर्तमान में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने मिल करके इन चीज़ों को एबॉलिश कर दिया है, डिजॉल्व कर दिया 370 का, और जम्मू एंड कश्मीर अब पूरा भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इसके बाद इस सेक्शन को भी देखो, जिसमें कल एक बच्चा ने पूछा था दिल्ली वाला कंडीशन के बारे में। तो अभी क्या है कि इंडियन टेरिटोरीज का एक अलग मैटर है। इसमें दे रहा है कि देयर आर द सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर। उनके पास में सीमित अधिकारों को इंटरटेन करने की आज़ादी होती है। एंड दीज आर एरिया विच आर टू स्मॉल एंड बिकॉम द इंडिपेंडेंट। ये बहुत छोटे हैं और स्वतंत्र हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इनको हम मर्ज भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि सरकार उसको इनिशिएटिव लिए वहाँ के लोगों को अगर समझने जानने का प्रयास करे तो चीज़ों को किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर इन चीज़ों को लेकर के स्टेट। बट वी कुड नॉट बी मर्ज विद द एनी ऑफ द एक्साइटिंग स्टेट। वहाँ पर आप इसको मर्ज नहीं कर सकते। दिस एरिया लाइक चंडीगढ़। अब चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा देखो, वहाँ डाइवर्सिटी को ही ना हमारी सरकार ऑनर कर रही है। नहीं तो उतना छोटे से एरिया में, अब एक तरफ तुम देखो राजस्थान और मध्य प्रदेश, उतना बड़ा स्टेट, और एक ही जगह पर 4 स्टेट हैं तुम्हारे, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो ये एक बड़ा अजूबा सा प्रश्न यहाँ पर आ जाता है। लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप का तो खैर और अंडमान निकोबार का तो है ही, वो तुम्हारा आइसलैंड है तो वो अलग ही हो सकता है। हाँ, एक कल बच्चा ने पूछा था दिल्ली के बारे में। तो देखो, दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटोरीज, इसको यूनियन टेरिटोरीज कहते हैं। और द टेरिटोरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ ए स्टेट। वो एक स्टेट की तरह बिहेव नहीं कर सकता हमारा। जैसे कि कल एक बच्चा ने पूछा था दिल्ली के बारे में, तो मैंने उसको कन्विंस किया था। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ए स्पेशल पावर इन रनिंग दिस एरिया। यहाँ पर एक स्पेशल उसके पास में अधिकार होता है हमारा, चीज़ों को हैंडल करने का केंद्र सरकार स्वतंत्र होती है। जिसमें इसमें दे रहा है कि वहाँ की जो जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर तुम ले लो कि मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और वहाँ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है, और तथा मंत्री राष्ट्रपति के आदेशानुसार ही उसको पद धारण करते हैं, और मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। चूँकि स्टेट में यही 2 स्टेट हैं यूटीज़ का जहाँ पर ये लेजिस्लेटिव असेंबली रन करती है। दिल्ली में 70 हमारे हैं और वहाँ पर पुडुचेरी में 30 है। तो ये क्लियर हो गया। हालांकि कल मैंने जो बताया था तुमको उस स्पष्ट ही होना चाहिए था, लेकिन इसके बाद जैसे मान लो कि दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर 4-5 पोर्टफोलियो कॉमन है हमारे, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ट्रेड एंड कॉमर्स का, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का, यही है हमारा। तो देखो, अब वहाँ अरविंद केजरीवाल जो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन वो सिंबॉलिक सीएम हैं। चूँकि वहाँ पर जैसे कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर उन तमाम चीज़ों को ना प्रमोट करने का काम किया। डिसीजंस बनाने से पहले विधानसभा में उन्होंने बहुमत लिया, उसका वोटिंग हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फाइनली उस पर मुहर लगेगी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर का, है ना। यानी कि वहाँ एलजी जो होते हैं, अभी बैजल करके हैं कोई वहाँ पर गवर्नर दिल्ली में, वही फाइनल मुहर लगाएंगे। और जो तुमको पता होना चाहिए कि जो गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एक प्रतिनिधि होते हैं हमारे। राज्यपाल नाम ही है उनका, राज्यों में कानून की रक्षा करना, है ना। जैसे लोकपाल है, उसी तरीके से राज्य की रक्षा करने वाला को राज्यपाल कहा जाता है, कि वहाँ पर चीज़ें इस तरीके से होती है। इसके अलावा तुम हाल फिलहाल में देखो, वहाँ पर पुलिस का ही मैटर है,
जिससे शराब की दुकानें खोल दी गई है। क्या भाई, तो रेवेन्यू कम आ रहा है, तो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ना शराबियों को दुकान पर भेजा जा रहा है। अब वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है तो पल्ला झाड़ लेता है लोग कि पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप इस तरीके के डिसीजन ही क्यों लेते हो? तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आप समझ लीजिए, है ना, कि मतलब आप दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, व्यवस्था बन पाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन आप करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे। तो वहाँ बहुत सारे मतलब पेच है ऐसे। तो वहाँ तुम कह सकते हो कि वहाँ की जो कैबिनेट ऑफ काउंसिल होती है उसको एक सीमित अधिकार हमारा होता है ना, बहुत लिमिटेड, है ना, उसको पावर मिला होता है और घुमा फिरा करके हमारा उसको कहीं ना कहीं सेंट्रल का जो हमारा सीओसी होता है ना उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और राष्ट्रपति वगैरह इस पर मतलब एक तरीके का हैंडल करते हैं। इसमें देखो एनी चेंजेस अब इसमें कह रहा है कि पूरे देश में अगर किसी भी प्रकार की कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना है तो वहाँ पर अगर कुछ सुधार करना है तो सबसे पहले तो दोनों सदनों के ना राज्यसभा और लोकसभा से 2/3 बहुमत से इसको पास करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। और इसके बाद पूरे देश के लगभग आधे राज्यों से ना उसका विधानसभा से पारित होना चाहिए, तभी जा कर के आप स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और जो कंकरेंट लिस्ट हमारा होता है उसके बीच में तुम सुधार कर सकते हो। अगर कोई अमेंडमेंट लाना चाहते हैं कि चीज़ों को जोड़ना है, हटाना है, घटाना है, जैसे अभी वर्तमान में तुम देखो ये एनआरसी पर लेकर के विरोधाभास हमारे देश में बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। अब एनआरसी में क्या है, सरकार कह रही है कि हम देश में इम्प्लीमेंट करेंगे और बहुत देश की जो मैंडेटी की रक्षा करने या तमाम प्रकार के ऐसे जो दिमाग लगाते हैं धार्मिक विचारधारा वाली जो पार्टियां हमारी होती है, जो राइटिस्ट आइडियोलॉजी वाली पार्टियां होती है हमारी, या कम्युनल ये सेकुलर विचारधारा वाली भी पार्टियों थोड़ा सा उनकी विचारधारा स्पष्ट नहीं है, तो इन तमाम चीज़ों का लोग लगातार विरोध कर रहे हैं कि मतलब एनआरसी को किसी भी हम हाल में लागू नहीं होने देंगे। एनपीआर पर भी है कि पिछला एनपीआर फॉर्मेट पर ही एनपीआर को प्रमोट हम कर परमिशन दे सकते हैं, ऐसा कुछ करके। अब लास्ट में स्थिति ये है कि सरकार को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। या वर्तमान में तुमने जीएसटी को देखा, जीएसटी 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब से लगातार जीएसटी की बात उसमें चल रही है। सोचो जीएसटी लागू कब हुआ? जीएसटी लागू हुआ 2018 में, है ना। तो अब ये 19 साल 20 साल तक ये तुम्हारा कानून जो है ये लटका पड़ा रहता है, चूँकि केंद्र और राज्यों के बीच में हमारा एक प्रॉपर समन्वय स्थापित हमारा नहीं हो पाता है। तो जब ये प्रॉपर एक हमारा एकोमोडेशन नहीं एस्टेबल हो पाता है तो इसकी खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है और लेट से तुम्हारा कानून बनता है। और लेकिन जैसे ही राज्यों की जो आपत्तियाँ थी उसको अगर हटा दिया गया, केंद्र और राज्य की सरकारें जब आपस में एडजस्ट हो गई इस चीज़ को लेकर के, तो जीएसटी हमारा एक कानून बन गया है ना। तो इसके पेज नंबर में तुम्हारा दिए हुए है, कल हमने होमवर्क के तौर पर दिया भी था, उसको तुम लोग बना के दिखाना। और इस सेगमेंट में बस इतना ही है, ठीक है ना। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि जो मैंने पढ़ाया और बताया समझाया इस वीडियो क्लिप में वो आप लोग को समझ में आ गई होगी, अगर अच्छे से आपने पढ़ाई किया होगा तो। अगर कहीं कोई डाउट है तो ऑब्वियसली आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, है ना। तो चलो ठीक है, इस वीडियो क्लिप में बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में। ओके।